तो इनेमल केरीज लेजन के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है डेंटिन केरीज लेजन। ठीक है, अब इसके अंदर कहते हैं, जो मैंने अभी पहले भी बात बताई है कि डेंटिन के अंदर जो प्रोग्रेशन ऑफ केरीज होती है वो रैपिडली होती है। क्यों? उसकी दो रीजंस बताते हैं। एक तो जो आपकी डेंटिन है वो लेस रेजिस्टेंट है टू एसिड अटैक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिनरलाइजेशन कंटेंट कम होता है। जो चीज़ भी कम मिनरलाइज्ड होगी वो थोड़े से ही एसिड से डीमिनरलाइज हो जाएगी। ठीक है, एक वजह तो ये होगी, इसलिए यहाँ पे केरीज रैपिडली प्रोग्रेस करती हैं। दूसरी वजह क्या है? कहते हैं यहाँ पे डेंटिन के अंदर हमें पता है डेंटिनल टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो टिब्यूल्स हैं ये एक तरीके का हॉलो स्ट्रक्चर होती हैं। सिंपली यहाँ पे सिर्फ क्या ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो टिब्यूल्स हैं ये एरिया प्रोवाइड करती हैं, पाथवे प्रोवाइड करती हैं, जिस पाथवे के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो अंदर एंटर हो सकता है और जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो इग्रेस हो सकते हैं, यानी कि निकल सकते हैं, डीमिनरलाइज हो सकते हैं। तो ये दो वजूहत हो गई क्यों डेंटिन के अंदर जो केरीज है वो रैपिडली प्रोग्रेस करती है। अच्छा, फिर एक और वजह बताते हैं। कहते हैं कि जैसे ही इनेमल की कैविटी डेवलप होगी, यानी कि कैविटेशन डेवलप होगी, इनेमल ब्रेक होगा, तो वो जो कैविटी होगी वो एक प्रोटेक्टिव एरिया बन जाएगी जहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया वगैरह है वो रिजाइड कर सकेगा और वो जो कैरियोजेनिक बायोफिल्म है वो वहाँ पे परसिस्ट करेगी और जिसकी वजह से जो रिलीजन है वो और जल्दी से प्रोग्रेस होगा डेंटिन के अंदर। तो एक और ये वजह आ गई। उसके अलावा कहते हैं कि जैसे ही लेजन इनेमल डीमिनरलाइजेशन जो है वो डेंटिनो इनेमल जंक्शन तक पहुँचती है, तो पहले तो आपका लेजन ऊपर से नीचे आ रहा था, अब जैसे ही वो आपकी डेंटिनो एनामल जंक्शन में पहुंचेगी तो जो आपका केरियस लेजन है वो रैपिडली लेटरली एक्सपेंड करता है। ठीक है, वो इस तरीके से आपका जो लेजन है वो डेंटिनो एनामल जंक्शन पर रैपिडली लेटरली एक्सपेंड करने लग जाएगा। लेटरली क्यों एक्सपेंड करता है? क्योंकि कहते हैं जो डेंटिनो एनामल जंक्शन का जो मिनरल कॉन्टेंट होता है वो प्राइमरी डेंटिन से भी कम होता है। अब अगर इसमें हम देखें, ये नीचे सारा आपका प्राइमरी डेंटिन वाला पार्ट है। ठीक है, ऊपर सारा आपका ये इनेमल वाला पार्ट है। ये बीच में जो ब्लू लाइन है ये आपकी डेंटिनो एनामल जंक्शन है। अब जो इसके अंदर जो ऊपर वाला एरिया है वो तो इनेमल है, वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा मिनरलाइज था, खैर वो डीमिनरलाइज हो गया इस टाइम पे। उसके अलावा जो नीचे डेंटिन प्राइमरी डेंटिन है वो भी कहते हैं ज़्यादा मिनरलाइज होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो डेंटिनो एनामल जंक्शन है। तो जैसे ही लेजन यहाँ पे पहुँचेगा ये रैपिडली साइड्स पे प्रोग्रेस करेगा। तो ये बात हो गई डेंटिनो एनामल जंक्शन की। अच्छा, नेक्स्ट हम कहते हैं ये जो डेंटिनल केरीज होती हैं ये वी शेप्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका अच्छा, और वी शेप की यहाँ पे जो वी शेप होगी वो टुवर्ड द डेंटिनो एनामल जंक्शन आएगी, यानी कि जो बेस होगी, और एपिक्स की तरफ जो है वो जो पल्पली एपिक्स होगा आपकी वी का। ठीक है, क्योंकि डेंटिनो एनामल जंक्शन पे लेटरली एक्सपेंड हुई थी केरीज और फिर नीचे जो है डेंटिन थोड़ा सा हार्डर है। प्राइमरी डेंटिन जो है वो आपकी डेंटिनो एनामल जंक्शन से हार्डर है, इसलिए वी शेप हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स। तो क्लिनिकल सिम्टम्स हमारे सिंपल से ही हैं, जैसे जब भी डेंटिन में का केरीज पहुंचेगी तो कहते हैं आपको सेंसिटिविटी हो सकती है, माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ पल्पल टिश्यू या मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। इसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आएंगे। फर्दर कहते हैं जैसे ऐसे बैक्टीरिया डेंटिन के अंदर इन्वेट करेगा तो ये जो टॉक्सिन्स हैं ये पल्प को इरिटेट करेंगे, जिसकी वजह से पल्पल पेन जो है वो इनिशिएट हो सकती है। नेक्स्ट आता है डेंटिनल रिएक्शन टू केरीज। अब ये इंपॉर्टेंट ज़रा सा टॉपिक है। अब कहते हैं 3 तरह का डेंटिनल रिएक्शन आ सकता है। एक आता है रिएक्शन टू लॉन्ग टर्म लो लेवल एसिड डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, जिसकी वजह से बनेगा सेक्लोरोटिक डेंटिन, यानी कि बहुत टाइम तक लो लेवल की डीमिनरलाइजेशन होती रही डेंटिन की। तो जब बहुत टाइम तक इस तरह से स्लोली प्रोसीड करता जाएगा आपका रिएक्शन तो सेक्लोरोटिक डेंटिन बनेगा। फिर कहते हैं अगर मॉडरेट इंटेंसिटी का अटैक हो तो रेपरेटिव डेंटिन बनेगा, जिसको हम टर्शियरी डेंटिन भी कहते हैं। और अगर कहते हैं रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वेयर हो, बहुत ही एडवांसिंग केरीज की वजह से स्वेयर रिएक्शन आए तो आपकी पल्पल का नेक्रोसिस होगा। ठीक है, पल्पल नेक्रोसिस होगा। तो ये 3 जो स्टेजेस हैं ये हमने पढ़नी है। इसी के अंदर फिर आपकी जोन्स ऑफ डेंटिन भी आएंगी जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अच्छा, तो अब हम आते हैं सेक्लोरोटिक डेंटिन पे। सेक्लोरोटिक डेंटिन को बनने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है हमारे पास वाइटल पल्प। कहते हैं जैसे ही इनिशियल केरीज लेजन स्टार्ट होगा और माइल्ड केरीज एक्टिविटी शुरू होगी, जिसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन वगैरह यहाँ पे डेंटिन में हो रही होगी, इसको रोकने के लिए जो आपका वाइटल पल्प है वो कोशिश करता है कि आपका ये जितना भी डीमिनरलाइज डेंटिन हुआ है इसको रीमिनरलाइज करवाया जाए। ठीक है, अच्छा, अभी किस तरीके से होगा? कहते हैं फर्स्ट स्टेप में इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका इंटरट्यूबुलर डेंटिन होता है यहाँ से मिनरल्स को उठा के कहाँ पे ऐड करने लग जाता है? ये आपके ल्यूमिन ऑफ द टिब्यूल के अंदर। ठीक है, यानी कि ये अगर फर्स्ट करते हैं आपके टिब्यूल्स हैं और ये एक और बना लेते हैं, ये आपके टिब्यूल्स हैं। अब इसके दरमियान में क्या प्रेजेंट है? इसके दरमियान में आपका इंटरट्यूबुलर डेंटिन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या रहा होगा? यहाँ से मिनरल्स, इंटरट्यूबुलर डेंटिन से मिनरल्स उठाए जाएंगे और आपकी टिब्यूल के अंदर ऐड किए जाएंगे।
ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब ट्यूब्यूल के अंदर मिनरल्स ऐड हो जाएंगे तो मिनरल्स जो है वो जो ट्यूब्यूल्स हैं आपकी वो एक्लूड हो जाएंगी, यानी कि बंद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी मिनरल्स आ जाएंगे। तो ये हो रहा होता है प्रोसीजर आपके किसके अंदर, सेक्लोटिक डेंटिन के फॉर्मेशन के अंदर। फिर कहते हैं आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंटिन का वो भी चेंज हो जाता है, और जो आपकी इंटरट्यूबुलर डेंटिन है और वो ज़्यादा मिनरलाइज्ड होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉर्मल डेंटिन, ठीक है। यानी कि ये तो बात हमने वैसे ही पढ़ ली कि जो आपकी सेक्लोटिक डेंटिन, इसीलिए हम इसको सेक्लोटिक कह रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा मिनरलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी डेंटिन जो है वो मिनरलाइज्ड हो गई है, ट्यूब्यूल्स समेत और इंटरट्यूबुलर डेंटिन एरिया भी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाली, वो ये इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये किस एरिया में हो रहा होता है, एडवांस डिमिनरलाइजेशन फ्रंट पे हो रहा होता है। अब इसको समझने के लिए मैं नीचे आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये अगर आपकी ट्यूब्यूल है ना पूरी, ठीक है, अब इसके ऊपर वाला जो सरफेस है ये आपका इनामल वाला पोर्शन है, मतलब ऊपर वाला सरफेस है, और नीचे जो आपका पल्प होगा। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, कहते हैं ये आपका कॉन्टैमिनेटेड एरिया होगा, कॉन्टैमिनेटेड जोन जिसको हम कह रहे हैं, जहाँ पे सारी आपकी केरीज हैं, ये आपका सारा इन्फेक्टेड जोन है। उससे नीचे जो है ये आपका डीमिनरलाइज जोन आता है। डीमिनरलाइज जोन वो वाला जोन होता है जहाँ पे आपकी सब मिनरल लॉस हुआ है, लेकिन आपका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर अभी भी वैलिड है, ठीक है। जब भी डेंटिन केरीज होती हैं तो क्या होता है, सबसे पहले डीमिनरलाइजेशन होती है, फिर आपका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर लॉस होता है, यानी कि कोलेजन वगैरह लॉस होता है। तो कॉन्टैमिनेटेड जोन में आपका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी लॉस हो चुका होता है। उससे नीचे आता है आपके पास ट्रांसलूसेंट जोन। ट्रांसलूसेंट जोन क्या होता है, वो भी ऊपर आएगा। ट्रांसलूसेंट जोन के अंदर जो है आपकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन जो साइड पे जो आपकी इंटरट्यूबुलर डेंटिन है वो उसके अंदर से मिनरल निकल चुका होता है, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट जोन जो है उसकी इंटरट्यूबुलर डेंटिन जो है वो डीमिनरलाइज्ड होती है, और जो जो आपकी ट्यूब्यूल्स होती हैं वो मिनरलाइज्ड होती हैं। तो ये इसका चीज़ है कि खैर भी ऊपर आएगी। उसके बाद आ जाती है आपके पास साउंड डेंटिन। साउंड डेंटिन के अंदर आपकी नॉर्मल डेंटिन, आपकी प्राइमरी डेंटिन, आपकी सेक्रोटिक डेंटिन, ये सब चीज़ें जो है साउंड डेंटिन के अंदर आएगी, और उससे नीचे आपकी टर्शरी डेंटिन आती है जो कि पल्प वाली साइड है। तो अब मैंने इसके अंदर बताना क्या था, आपका जो एडवांसिंग फ्रंट है वो कौन सा रीजन होता है, वो ये वाला रीजन होता है, ठीक है। ये जो आपका डीमिनरलाइज जोन है ये आपका, यहाँ पे आपका एडवांसिंग फ्रंट है ऑफ केरीज, यानी कि इससे ऊपर जो है वो आपकी केरीज जो है वो फुल जोन में होती हैं। अच्छा, ऊपर आ जाते हैं। कहते हैं फंक्शन क्या था सेक्लोटिक डेंटिन का, टू वॉल ऑफ द लेजन बाय ब्लॉकिंग द ट्यूब्यूल्स, यानी कि उनको एक्लूड कर दिया ताकि जो आपका सारा का सारा जो परमेबिलिटी है डेंटिन की वो रिड्यूस हो जाए और आपकी जो केरीज है वो नीचे पल्प तक ना जा सके। तो कहते हैं जो सेक्लोटिक डेंटिन होती है वो शाइनी होती है, डार्कर इन कलर होती है, और आपके प्रॉप टिप को जो है वो हार्डर फील होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो आपकी नॉर्मल डेंटिन होती है वो लेस शाइनी होती है, और उसके ऊपर जो अगर आप प्रॉप ज़ोर से फेरेंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉप जो है उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। अच्छा, हाइपर मिनरलाइज्ड होता है क्योंकि ये एरिया, तो आपको यहाँ पे रेडियोग्राफ में भी इसकी रेडियो ओपेसिटी जो है वो हाई मिलती है। उसके अलावा अच्छा, अब आ रही है एक और बात ट्रांसलूसेंट जोन की। फिर कहते हैं कि व्हेन दीज अफेक्टेड ट्यूब्यूल्स बिकम कम्प्लीटली एक्लूडेड दे अपीयर क्लियर, ठीक है। जब ये ट्यूब्यूल्स जो है पूरे के पूरे तरीके से एक्लूड हो जाएंगे तो ये आपको क्लियर दिखाई देंगे, और इसी में एक जोन आता है जिसके अंदर आपके ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्लूडेड होंगे, और साइड की जो इंटरट्यूबुलर डेंटिन है वो डीमिनरलाइज्ड हो चुकी होगी, क्योंकि वहाँ से सारा उठ के मिनरल जो है ट्यूब्यूल के अंदर एंटर किया जा रहा है। तो ये आपका बन जाता है ट्रांसलूसेंट जोन, ठीक है। इस ट्रांसलूसेंट जोन की फर्दर डिटेल जो है वो नीचे अभी और भी आएगी। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि मिनरल लॉस है आपकी इंटरट्यूबुलर डेंटिन में, और सारा मिनरल जो है ऐड हुआ हुआ है आपकी ट्यूब्यूल डेंटिन के ट्यूब्यूल के अंदर। अच्छा, नीचे आते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास रेपरेटिव डेंटिन। रेपरेटिव डेंटिन में से हमने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। क्या होता है, कहते हैं जो आपका सारा जो सॉफ्ट डेंटिन होता है उसकी वजह से आपका रेपरेटिव डेंटिन बनता है। सॉफ्ट डेंटिन क्या है, आपका इन्फेक्टेड डेंटिन है। सिंपल तरीके से बात करते हैं, जो इन्फेक्टेड डेंटिन होता है उसकी वजह से काफ़ी सारे वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वहाँ पे डिब्रिस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इस इन बैक्टीरियल डिब्रिस वगैरह, ये क्या करती हैं, ये आपके पल्प को करती हैं इरिटेट। जब पल्प इरिटेट होता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एसिड्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो वो क्या करता है, वो आपके अनडिफरेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल्स को सिग्नल पास करता है, और वो जो अनडिफरेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं वो सिग्नल के बदले में बन जाते हैं ओडोंटोब्लास्ट लाइक सेल्स, और ये जो ओडोंटोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं आपका रेपरेटिव डेंटिन, ठीक है। अब इस रेपरेटिव डेंटिन का काम भी क्या है, टर्शियरी डेंटिन का काम क्या होता है कि नीचे वाले पल्प को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, कि जो ऊपर की केरीज हैं वो नीचे पल्प तक ना पहुँचे, यही इसका मेन रोल है। जो रेपरेटिव डेंटिन होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है कहते हैं थोड़ा सा इरेगुलर होता है। यहाँ पे जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो लेस ऑफन होती हैं और इरेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती हैं। ये एज एन इफेक्टिव बैरियर एक्ट करता है और लिमिटेड डिफ्यूजन कराता है मटेरियल की थ्रू द ट्यूब्यूल्स, क्योंकि नीचे आपकी एक तरीके की
अगेन एक स्ट्रक्चर बन गया हुआ जो कि आपके पल्प को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो कहते हैं समटाइम्स जो आपका रिएक्शन है, स्टिमुलाई जो है वो आपकी ये जो रेपरेटिव डेंटिन है ये आपके पल्प के अंदर ही फॉर्म करवा देता है और ये आपकी अनअटैच्ड होती है ऊपर वाली डेंटिन से। इसको हम कहते हैं पल्प स्टोन। ठीक है, जब रेपरेटिव डेंटिन पल्प के अंदर ही बन जाए और डेंटिन के साथ कनेक्टेड ना हो तो ये आपके आ जाते हैं पल्प स्टोन। अच्छा, लास्ट में जब आपका स्वेयर रिएक्शन है, स्वेयर रैपिडली एग्रेसिव आपकी केरीज हैं, तो हो जा रहा है पल्पल नेक्रोसिस। कहते हैं जब बहुत ही हाई लेवल ऑफ एसिड प्रोडक्शन प्रेजेंट हो और ये जो एसिड है ये आपकी डेंटिनल डिफेंसेस को, यानी कि आपकी रेपरेटिव डेंटिन को और आपके सेक्रोटिक डेंटिन को, इन सारे डेंटिनल डिफेंसेस को ओवर पावर कर जाए, तो अब होगी आपकी पल्प की डेथ, जिसको हम कहते हैं पल्पल नेक्रोसिस। प्लस यहाँ पे इन्फेक्शन और एब्सेस हो सकता है। इसका क्या मैकेनिज्म है पल्पल नेक्रोसिस का? तो कहते हैं जैसे ही आपके पल्प के अंदर लोकलाइज्ड इन्फेक्शन शुरू होगा, ठीक है, वही केरीज की वजह से लोकलाइज्ड इन्फेक्शन शुरू होगा, तो पल्प जो है एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देगा। जब पल्प के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, इसमें क्या होगा कि आपकी कैपिलरीज जो हैं पल्प की वो डायलेट होंगी, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो वगैरह है वो एक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पल्प जो है कहते हैं एक बिल्कुल ही कंस्ट्रेंट सा रीजन होता है, क्योंकि सराउंडिंग में तो सारा हार्ट टिश्यू है। तो अब अगर उस पल्प के रीजन में ब्लड वेसल क्या हो रही हैं, एक्लूड हो रही हैं, ठीक है, बढ़ रही हैं, डायलेटेशन हो रही है उनकी, वहाँ पे लोकल एडिमा हो रहा है, इतनी सारा लिक्विड आ रहा है, तो अब क्या होता है कि बाकी सारा जो रीजन होता है पल्प का, वहाँ पे होने लग जाती है नेक्रोसिस। ठीक है, लोकल एनोरेक्सिया होने लग जाता है, एनोक्सिया, हाँ, लोकल एनोरेक्सिया होने लग जाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से सारा जो बाकी जो पल्प टिश्यू है वो नेक्रोज हो जाएगा। कहते हैं चूंकि जो पल्प है वो कंटेन्ड सील चैम्बर है, जब भी यहाँ पे ब्लड जो है नैरो रूट कैनाल से आ रहा होता है और जब वो ब्लड फ्लो वहाँ पे रुकेगा तो वहाँ पे नेक्रोसिस शुरू हो गया। कहते हैं नेक्रोसिस की वजह से फर्दर मोर इन्फ्लेमेशन होती है, मोर एडिमा होता है, मोर स्टेगनेशन ऑफ ब्लड फ्लो होती है, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये एक कैस्केडिंग प्रोसेस जो चलता चला आता है और इंटायर जो पल्प है वो नेक्रोज्ड हो जाता है। तो ये थी कि किस तरीके से आपके जो केरीज हैं वो अल्टीमेटली अगर बहुत एग्रेसिव होंगी तो पल्पल नेक्रोसिस करवा सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जोन्स ऑफ डेंटल केरीज लेजन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 4 जोन्स होंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले हमारे पास होता है हार्ड डेंटिन। ठीक है, हार्ड डेंटिन जैसे भी मैंने आपको बताया वो सबसे आपका डीपेस्ट डेंटिन होगा जो कि बिल्कुल पल्प के ऊपर होगा। अब इस हार्ड डेंटिन के अंदर आपकी टर्शियरी डेंटिन, सेक्रोटिक डेंटिन और आपकी नॉर्मल यानी कि साउंड डेंटिन आ रही होगी। ये जो डेंटिन होती है कहते हैं क्लिनिकली हार्ड होती है, उसके अलावा इसको आप इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकते एक्सप्लोरर से। इसको अगर पेनिट्रेट करना है तो आपको एक शार्प बर या शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। तो ये तो हो गई हमारे पास सबसे पहला जोन जो सबसे नीचे था। फिर आता है हमारे पास फर्म डेंटिन, जिसको हम अफेक्टेड डेंटिन भी कहते थे। ये वो वाली डेंटिन होती है कि जब आप एक्सकवेशन कर रहे होते हैं तो इस डेंटिन को बेशक आप रहने देते हैं क्योंकि इसके अंदर अभी इन्फेक्शन मौजूद नहीं होता। ठीक है, अब कहते हैं इसको हम कहते हैं इनर केरियस डेंटिन। इसके 2 नाम हैं, फर्म और अफेक्टेड डेंटिन, दोनों इसके नाम हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि यहाँ पे इंटरट्यूबुलर डेंटिन की तो डीमिनरलाइजेशन हुई भी होती है। ठीक है, इंटरट्यूबुलर डेंटिन की डीमिनरलाइजेशन होती है, लेकिन जो आपका इंट्राट्यूबुलर रीजन होता है, ठीक है, यानी कि पेरीट्यूबुलर रीजन होता है, वहाँ पे भी आपके जो क्रिस्टल्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी इसके अंदर। इसलिए ये वाली डेंटिन, क्योंकि इसके अंदर अभी सारी डेंटिन की डीमिनरलाइजेशन नहीं हुई हुई होती, इसलिए इसको हम फर्म भी कह रहे होते हैं और उसको हम रहने भी देते हैं। इसकी जो अपेरेंस होती है वो होती है ट्रांसलूसेंट अपेरेंस। ये जो भी हमने ऊपर बात पढ़ी थी, क्योंकि आपकी जो लूमेन है उसके अंदर मिनरल्स भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ट्रांसलूसेंट अपेरेंस आ रही होती है। अच्छा, उसके अलावा नीचे आ जाए तो कहते हैं जो फर्म डेंटिन होती है ये आपकी हार्ड डेंटिन से सॉफ्टर होती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि थोड़ी तो डीमिनरलाइज्ड ये है। उसके अलावा यहाँ पर जो कोलेजन होते हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग अभी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो डीस्ट्रक्चर नहीं हुए। हमारी डेंटिन की डीमिनरलाइजेशन की 3 स्टेजेस थी। पहली थी मिनरल्स निकलना, दूसरा थे कोलेजन की डिस्ट्रक्शन होना, एंड देन तीसरी थी कि आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ मिनरल्स थोड़ा सा लॉस हुआ हुआ है, लेकिन कोलेजन वगैरह वैसे ही हैं। तो कहते हैं ये एज अ टेम्परेट एक्ट करता है कि अगर आपकी हाइजीन बेहतर हो और आप फ्लोराइड्स वगैरह लें तो आपकी रीमिनरलाइजेशन यहाँ पे हो सकती है आपकी इंटरट्यूबुलर डेंटिन की। ठीक है, अब ये जो फर्म डेंटिन होती है ये भी कहते हैं हार्ड एक्सकवेशन से मतलब हैंड एक्सकवेशन को ये रेजिस्ट करती है, कि अगर प्रॉप वगैरह यहाँ पे फेरें फॉर हैंड एक्सकवेशन तो ये उसको रेजिस्ट करेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपका ये जो प्रॉब है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। फिर एक और डेंटिन आती है जो कि है आपकी लेदरी टेक्सचर की, जिसको हम कहते हैं लेदरी डेंटिन। ये कहाँ होती है? ये आपकी सॉफ्ट और फर्म डेंटिन के दरमियान में होती है। सॉफ्ट डेंटिन कौन सी है? जो आपका तीसरा जोन आ रहा है अब ऊपर जाके। और अभी जो तीसरा जोन है सॉफ्ट डेंटिन का, ये होता है आपका इन्फेक्टेड डेंटिन। ठीक है, अब इसके अंदर सारा का सारा
केरियस डेंटिन प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं आउटर केरियस डेंटिन। यहाँ पे होती है आपकी बैक्टीरियल कॉन्टैमिनेशन, उसके अलावा सारा स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स भी लॉस्ट होंगे, मिनरल्स भी लॉस्ट होंगे। कोलेजन यहाँ पे कहते हैं इरिवर्सिबली डीनेचर्ड हुआ हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ का सारा जितना भी डेंटिन है वो नेक्रोटेड है और कॉन्टैमिनेटेड है। इसकी सेल्फ रिपेयर पॉसिबल नहीं है, जितनी मर्जी अच्छी हाइजीन कर लें, इसको आपको रिमूव करके फिलिंग ही करनी होगी। कहते हैं इस डेंटिन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और इसको आप हैंड और रोटरी इंस्ट्रूमेंट दोनों से रिमूव कर सकते हैं, एंड इट कैन नॉट बी मिनरलाइज्ड। तो ये होगी आपकी सॉफ्ट, जिसको हम इन्फेक्टेड डेंटिन भी कहते थे। अच्छा, नीचे आ जाएं तो कहते हैं कि जब भी आपने रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स के लिए इसको रिमूव करना है डेंटिन को, तो मोस्टली आपने सॉफ्ट डेंटिन को रिमूव करना है। फॉर्म डेंटिन को आप रहने भी दे सकते हैं, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर रिमूवल। उसके अलावा नीचे कहते हैं इसको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये जो आपकी जब आपकी सॉफ्ट से आप अपनी फर्म डेंटिन की तरफ जाते हैं तो आपको एक डिस्कलरेशन दिखाई देती है, ठीक है। वो जो डिस्कलरेशन होती है वो एक ब्राउनिश सा कलर होता है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो जो आपकी फर्म डेंटिन है उसकी रीमिनरलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही फर्म डेंटिन की जब रीमिनरलाइजेशन होना शुरू होगी तो वो ज़रा सा डिस्कलर दिखाई देता है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ऊपर भी बताया हुआ है, कहते हैं कि कुछ जो डिब्रिस वगैरह होते हैं ना वो इंट्रैप्ट रह जाते हैं ड्यूरिंग द रीमिनरलाइजेशन प्रोसीजर। कुछ डिब्रिस जो है वहाँ पे इंट्रैप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो फर्म डेंटिन है वो आपको ब्राउन दिखाई देगी। ऊपर की केरियस डेंटिन बिल्कुल ब्लैक होगी, नीचे की फर्म डेंटिन जो है वो ब्राउन हो जाएगी, तो ये कलर चेंज आता है। अच्छा, ये होगी डेंटिन के बारे में सारी बात। नेक्स्ट आती है हमारे पास इनएक्टिव केरीज या अरेस्टेड केरीज। ये वो केरीज हैं जो कि कभी हुई थी शुरू इनामल के अंदर लेकिन अब रीमिनरलाइज हो गई नहीं है, ठीक है। ये भी जो केरीज हैं ये भी आपको डिसकलर्ड दिखाई देती हैं, ब्राउन या ब्लैक कलर की दिखाई देती हैं। इसकी भी क्या वजह है कि कोई ऑर्गेनिक डिब्रिस या मेटेलिक आइंस जो हैं वो इंट्रैप हो गए हैं इनामल के अंदर ड्यूरिंग रीमिनरलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं ये जो केरीज होती हैं जो कि रीमिनरलाइज हो चुकी हुई होती हैं, जिनको हम अरेस्टेड केरीज कह रहे हैं, ये मोर रेजिस्टेंट होती हैं टू सब्सिक्वेंट केरीज एज कम्पेयर टू जो आपकी नॉर्मल अनअफेक्टेड एनामल होती है। नीचे आते हैं रैम्पेंट केरीज, हमने पहले भी पढ़ी है। रैम्पेंट केरीज बच्चों के दांतों में होती है मेनली, या कोई रेडियोथेरेपी जिस पेशेंट ने करवाई है उसके दांतों में होगी जब स्लाइवा कम होगा। सेवरल केरीज ऑन सेवरल टीथ एक्टिव स्टेट में, इसको हम कहते हैं रैम्पेंट केरीज, ठीक है। अब कहते हैं ये आपकी अगर सिर्फ प्रॉक्सिमल सरफेस पे प्रेजेंट है तो इसकी मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है आपकी डाइट, यानी कि ज़्यादा शुगरी डाइट है। और अगर आपकी सर्वाइकल प्लस इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस पे प्रेजेंट है तो मेन वजह होती है आपकी डाइट प्लस हाइजीन, यानी कि हाइजीन भी खराब है और डाइट भी आपकी इस तरीके की जिसकी वजह से केरीज हो रही है। लास्ट अब केरीज की क्लासिफिकेशन में हमारे पास आती है रूट केरीज। रूट केरीज की भी हमने पहले भी वजह देखी है। प्राइमरी इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जिसकी वजह से आपकी स्लाइवेशन डिक्रीज हुई हुई है। उसके अलावा एक और वजह आती है, कहते हैं कि आपका जो पीएच ऑफ द डेंटिन है वो हमें पता है लेस क्रिटिकल पीएच ऑफ डेंटिन होता है, यानी कि लेस ज़्यादा पीएच पे ही डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाएगी। कितने पीएच पे? 6.2 टू 6.7 पे ही रूट्स की जो डीमिनरलाइजेशन है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इनामल की कवरेज नहीं होती। अच्छा, तो वीक एसिड जो है वो आपकी रूट केरीज की प्रोग्रेशन शुरू करवा सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं इसका ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो ये अच्छे से पढ़ना है। आपकी जिंजाइवल रिसेशन, रूट एक्सपोजर हुआ, रूट केरीज हुई। पुअर ओरल हाइजीन है तो रूट केरीज होंगी। केरियोजेनिक डाइट है तो रूट केरीज है। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रेस्टोरेशन और मिसिंग टीथ, उसकी वजह से भी जिंजाइवल रिसेशन होने लग जाती है तो भी आपकी रूट केरीज होंगी। एग्जिस्टिंग केरीज, जीरोजेनिक मेडिकेशंस और कॉम्प्रोमाइज स्लाइवरी फ्लो, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिन जिन पेशेंट्स में ये कंडीशंस होंगी तो लाजमी है कि उनको रूट केरीज हो जाए। अब क्लिनिकल प्रोटोकॉल की तरफ आएँ तो इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन है किस तरीके से रूट केरीज को ट्रीट किया जाए। तो 4 प्राइमरी स्ट्रेटजीज होती हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रूट केरीज। सबसे पहले तो आपका स्लाइवरी फ्लो इंक्रीज करवाया जाए, ठीक है, ताकि बफरिंग कैपेसिटी स्लाइवा की आए, वॉशिंग कैपेसिटी स्लाइवा की आए और आपकी रूट केरीज को प्रिवेंट करवाए। दूसरा, मॉड्यूलेट दी केरियोजेनिक बायोफिल्म, यानी कि अपनी डाइट को मॉड्यूलेट करें, अपनी टूथपेस्ट को मॉड्यूलेट करें जो कि आपकी प्लाक वगैरह को रिमूव करवाए। तीसरा आता है टू रिड्यूस द क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ एक्सपोजर ऑफ इंजेस्टेड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो शुगरी डाइट्स हैं, जो सुक्रोज वाली डाइट है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट्स हैं, आपने उसको मॉड्यूलेट करना है, उनको रिड्यूस करना है ताकि आपकी डाइट बेहतर हो तो आपका रिस्क ऑफ केरीज बेहतर हो जाए। और लास्ट में आता है अटेम्प्ट टू रीमिनरलाइज नॉन कैविटेटेड लेजन्स, यानी कि वो वाले लेजन्स जिन पे कैविटी अभी शुरू हुई है, कैविटी असल में कैविटी नहीं, केरी शुरू हुई है, कैविटी नहीं बनी, वाइट स्पॉट टाइप लेजन्स हैं अगर रूट पे, तो उन लेजन्स को उसी टाइम पे रोक दिया जाए, रीमिनरलाइज करवा दिया जाए। किस तरीके से? फ्लोराइड वगैरह के यूज़ से और बेहतर हाइजीन से। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसके अंदर कुछ आ जाते हैं कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स। एडिशनल प्रोटोकॉल्स में हमारे पास 3 कंसिडरेशंस आएंगी। नंबर 1, यूज़ ऑफ पावर्ड टूथब्रशेस एंड इरिगेशन डिवाइसेस। इरिगेशन डिवाइसेस क्या होती हैं? साथ बनी हुई है
ये होता है वाटर फ्लॉसर या इसको वाटर पिक भी कहते हैं, ठीक है। अब इस वाटर फ्लॉसर का क्या काम होता है कि ये एक हाई जेट प्रेशर के साथ आपके सारे दांतों में पानी डाल रहा होता है, जिससे आपका जो भी प्लाक है वो रिमूव हो जाता है। तो अगर डेली एक दफ़ा ये यूज़ किया जाए, उसके अलावा टूथब्रश कौन सा वाला यूज़ किया, पावर टूथब्रश यूज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर रूट कैरीज ओल्डर पेशेंट्स में हो रही होती हैं, जिनकी डेक्स्ट्रिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो प्रॉपर्ली ब्रशिंग कर सकें, तो वो वाले ब्रशेज़ यूज़ करें ताकि उनकी जो हाइजीन है वो अच्छी हो और सारा प्लाक रिमूव हो। अगर प्लाक रिमूव होगा तो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया दांत के ऊपर होगा ही नहीं जो कि सारा कैरीज करवा सके। तो ये हो गया इसके पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहते हैं रिस्टोर ऑल द रूट कैरीज विद फ्लोराइड रिच मटेरियल, जिसके अंदर जीआईसी आ जाता है हमारा। जीआईसी जो होता है वो इसकी क्या खासियत होती है कि उसके अंदर भी फ्लोराइड होता है और वो फ्लोराइड से चार्ज भी होता है। जब भी आप फ्लोराइड कंटेनिंग कोई डाइट लेंगे या फ्लोराइड कंटेनिंग टूथब्रशेज लेंगे, सॉरी डाइट तो नहीं, टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करेंगे फ्लोराइड कंटेनिंग, तो उससे क्या होगा कि फ्लोराइड जो है वो उस जीआईसी के अंदर जाकर रिचार्ज हो जाएगा। और फ्लोराइड की जीआईसी क्या करता है, वो फ्लोराइड क्या करता है, आपके दांत की रीमिनरलाइजेशन करवाता है और फर्दर केरीज को प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। क्योंकि फ्लोराइड के साथ अगर कोई रीमिनरलाइज होता है स्ट्रक्चर तो बनता है फ्लोरोएपिटाइट इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सी एपिटाइट। और फ्लोरोएपिटाइट जो होता है वो केरीज रेजिस्टेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट होता है। ठीक हो गया, ये बात हो गई। और लास्ट में आता है एजुकेट पेशेंट्स फॉर अच्छा नेसेसिटी ऑफ 3 एक्सपोजर्स ऑफ फ्लोराइड पर डे। अच्छा, अब पेशेंट्स को भी बताया जाए किस तरीके से आपने फ्लोराइड इंटेक करना है। मेडिकेशनल फॉर्म में भी होता है, जहाँ पे ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, सिल्वर डायमंड फ्लोराइड की एप्लीकेशन कर सकते हैं या फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और पेशेंट्स की भी आपने एजुकेशन करनी है इसके अंदर कि आपने फ्लोराइड कंटेनिंग जो टूथपेस्ट है वो यूज़ करना है ताकि आपकी केरीज जो हैं वो रूट के अंदर प्रिवेंट हो सकें और दोबारा ना हो, ठीक है। तो ये होगी रिगार्डिंग रूट केरीज बात। अब रूट केरीज का जो टॉपिक है वो ज़रा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा सा अच्छे से करना है।